हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तम शिक्षालय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से उसमें इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफर क्या होता है। ऑफर की डेफिनेशन को बहुत ही डीप में समझने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और हम लास्ट में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑफर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ऑफर की डेफिनेशन है वो कहाँ दी रखी है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया गया है। डेफिनेशन क्या बोलती है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence called offer। पहली लाइन पे फोकस करिए। when one person signifies का मतलब बोलना, व्यक्त करना। to speak, signifies का मतलब क्या होगा? to स्पीक। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इच्छा, क्या आप चाहते हैं। ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज मतलब व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? विलिंगनेस, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। किसके सामने? किसी दूसरे पर्सन के सामने। कैसी इच्छा, कैसी विलिंगनेस? टू डू मतलब कुछ करने की, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग कुछ करने से रोकने के लिए। यानी कि टू डू को निगेटिव सेंस में हम लें तो क्या होगा? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग होगा, कुछ करने से रोकने के लिए होगा। जैसे टू डू का मतलब, यार मेरी विलिंगनेस है, मैं सिग्निफाई कर रहा हूँ किसी पर्सन के सामने, यार मैं रॉयल्स रॉयस खरीदना चाहता हूँ। या आप किसी पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं कि यार मैं लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूँ, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये क्या है? ये आप विलिंगनेस बता रहे हैं कुछ करने की। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब, यार पर्सन ए के पास ना एक ब्लू कलर की कार है, वो कहीं पर्सन सी को ना बेच दे, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं? यार ये पर्सन ए की जो कार है वो पर्सन सी को ना बेच दे, मैं उस कार को खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या है? ए को आप कुछ करने से रोक रहे हैं। तो क्या होगा? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, कुछ कोई पर्सन है वो किसी दूसरे पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस को व्यक्त करता है कुछ करने की या कुछ करने से रोकने की। यार मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मैं कोई आइलैंड खरीदना चाहता हूँ, मैं प्रिया को बहुत प्यार करता हूँ। इज इट अमाउंट्स टू एन ऑफर? नो। व्हाई? इसका आंसर आपको इन दो लाइंस में मिलने वाला है। क्यों? देखिए, जो विलिंगनेस बताने का आपका व्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सामने वाले की असंट यानी कि सहमति लेना होना चाहिए। जब तक आपका ऑब्जेक्ट या आपका व्यू सामने वाले पर्सन की असेंट लेना नहीं होगा, सहमति लेना नहीं होगा, तब तक वो ऑफर वैलिड नहीं होगा, उसे हम एज आ ऑफर नहीं काउंट करेंगे। ठीक है। तो ऑफर क्या होगा? आप किसी पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करेंगे। वो विलिंगनेस कैसी होगी? कुछ करने की या कुछ ना करने की, यानी कि कुछ करने से रोकने की। और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सामने वाले पर्सन की असेंट लेना होगा। उस एक्ट या एब्सटिनेंस को हम क्या कहेंगे? ऑफर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन ए हैं और पर्सन ए बी को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं कि आई वाना सेल माई कार फॉर 30 lakhs। अभी तक ए ने सिर्फ इतना बोला है बी के सामने कि आई वांट सेल माई कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 30 लाख में, राइट। तो क्या ये एक ऑफर है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम इन 3 लाइन तक पहुंचे हैं। विलिंगनेस थी, क्या थी? मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ। ए ऐसा बोलता है बी को, सिग्निफाई करता है, और क्या कुछ कर टू डू के लिए है ये विलिंगनेस। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो ये एक ऑफर अभी नहीं हुआ है।
ऑफर कब होगा? अब अगर ये बी को बोलता है विल यू बाय माई कार फॉर 30 लाख। अब ये जो है ए ने बी को बोला है क्या तुम मेरी कार 30 लाख में खरीदोगे? तो ये अब एक ऑफर हो गया। अब बी ने क्या देना है? एक्सेप्टेंस अपनी देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बी ने कहा यस तो ए ने बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, वो एग्री हो गया ए के इस ऑफर पे, यानी कि ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया 30 लाख और कार है एज अ कंसिडरेशन। 30 लाख क्या है? बी ए को 30 लाख देगा तो ए के लिए कंसिडरेशन हो गया। बी को अपनी कार देगा तो बी के लिए एक कार कंसिडरेशन हो गई, मतलब कार है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल हैं या आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी ऑफर की डेफिनेशन। दोस्तों अब देखते हैं कि ऑफर के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले ऑफर तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना चाहिए। ऑफर कैसे हो सकता है? ऑफर जो है वो तो या तो एक्सप्रेस होगा या फिर वो इम्प्लाइड होगा, राइट। एक्सप्रेस ऑफर कैसे होगा? वो वर्ड्स में होते हैं, या तो बाय रिटन वर्ड्स होंगे वो, या फिर वो बाय स्पोकन वर्ड्स होगा, राइट। इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? इम्प्लाइड ऑफर कैसे होता है? बाय कंडक्ट होता है। आप सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर कोई ऑफर ना ही बाय रिटन वर्ड्स है ना ही बाय स्पोकन वर्ड्स है तो वो क्या होगा? एक इम्प्लाइड ऑफर होगा, राइट। तो ये जो है ऑफर जो है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना चाहिए। उसके बाद आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? ये एक पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बोलता है कि मैं अपनी कार 30 लाख में बेच रहा हूँ, जिसको भी खरीदना है वो आके मुझे 30 लाख पे करे बाय कैश, मैं उसको अपनी कार सेल कर दूंगा। तो ये क्या है? ए ने एक जनरल ऑफर दे दिया है, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन है। तो ये क्या है? एक जनरल ऑफर है और इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बात करता है कहाँ पे? सेक्शन 8 में। तो ये था जनरल ऑफर। और इसको एक केस से समझ सकते हैं, लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बहुत ही लैंडमार्क केस है ये, इसको आपको याद रखना ही चाहिए। इसको हम और भी कई कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। इसको हम एक्सेप्टेंस के जब रूल पढ़ेंगे, ऑफर के जब रूल पढ़ेंगे, तब इसको और भी हम डीप में डिस्कस कर रहे होंगे। गौरी दत्त का एक नेफ्यू होता है। इस केस को याद कर सकते हैं कैसे कि लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में क्या होता है? एक लाल खो जाता है। वो लाल किसका होता है? गौरी दत्त का होता है। मतलब गौरी दत्त का इस केस में एक नेफ्यू खो जाता है, और नेफ्यू जब खो जाता है तो अपने सर्वेंट लालमल शुक्ला को वो भेजता है कि जाओ मेरे नेफ्यू को सर्च करके ले आओ। वो चला जाता है वहां से। फिर गौरी दत्त को 2-3 दिन हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम होता है धीमे धीमे, और गौरी दत्त को नेफ्यू के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। तो कुछ टाइम के बाद गौरी दत्त क्या करता है? एक प्राइज मनी अनाउंस कर देता है कि जो भी पर्सन मेरे उस नेफ्यू को मुझे ला के देगा सर्च करके, मैं उसे ये प्राइज मनी एज अ रिवॉर्ड दूंगा। कुछ टाइम के बाद वो नेफ्यू लालमल शुक्ला को ही मिलता है, वो लाके गौरी दत्त को दे देता है। लेकिन उसको कुछ टाइम के बाद, अभी तक उसको नॉलेज नहीं था कि वो प्राइज मनी अनाउंस करी गई है। लालमल शुक्ला को कोई नॉलेज नहीं था कि प्राइज मनी अनाउंस भी करी गई है। लेकिन जब नेफ्यू उसको मिल जाता है, वो लाके गौरी दत्त को दे देता है। जब दे देता है, उसके कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि प्राइज मनी अनाउंस करी गई थी। वो तुरंत गौरी दत्त के पास जाता है और क्लेम करता है कि मुझे वो पैसे चाहिए, वो प्राइज मनी एज अ रिवॉर्ड जो आपने अनाउंस करी थी वो मुझे चाहिए। गौरी दत्त मना कर देता है और लालमल शुक्ला कोर्ट चला जाता है और गौरी दत्त पे केस करता है कि मुझे वो पैसे चाहिए क्योंकि मैंने नेफ्यू लौटाया। कोर्ट क्या करता है? लालमल शुक्ला को बोलता है कि आपको जब वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे, आपको उस बात की नॉलेज नहीं थी,
तो मतलब आपको ना ही नॉलेज है ना ही आप प्रेजेंट थे जब वो आपको ऑफर ही नहीं पता, तो आप एक्सेप्टेंस कैसे कर लेंगे। तो जो लालमल शुक्ला है वो इंटाइटल नहीं था उस प्राइज मनी को क्लेम करने के, तो वो प्राइज मनी उसको नहीं मिली। तो यही था लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। अभी हमने क्या कहा, जो कार वाला एग्जांपल हमने लिया अभी, फॉर एग्जांपल ए भी जनरल ऑफर में क्या बोल रहा था कि जो भी पर्सन मुझे ये 30 लाख रुपए देगा लाके, कैश होगा, उसको मैं अपनी कार सेल करने के लिए रेडी हूँ। एक जनरल ऑफर था, पब्लिक एट लार्ज के लिए था। लेकिन स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर कैसे होगा, या तो सपोज ए ने बी को बोला तो उसने पर्सन स्पेसिफाई कर दिया कि मैं अपनी कार बी को ही बेचूंगा, या तो वो क्लास स्पेसिफाई कर सकता है, बोल सकता है मैं किसी एडवोकेट को ही अपनी कार सेल करूंगा। तो ये क्या कर दिया, स्पेसिफाई उसने कर दिया क्लास ऑफ पर्संस के लिए, राइट। तो ये स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर है जो किसी पर्सन के लिए ही ओपन होता है, राइट। तो ये एग्जांपल है। उसके बाद आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, when two parties made identical offer to each other in ignorance of each other's offer। मतलब ऊपर से गया ना, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने क्या किया, मेल किया किसको, बी को। मेल में इन्होंने क्या लिखा, विल यू, ऑफर दिया है इन्होंने, विल यू बाय माई कार फॉर 30 lakhs। ए ने क्या बोला है बी को, विल यू बाय माई कार 30 lakhs। इन्होंने मेल सेंड किया है बी को। बी ने बिना मेल देखे ए का और बोलता है ए को, विल यू सेल योर कार फॉर 30 lakhs। अब देखो, बी ने ए को ऑफर दिया है कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, क्या तुम उसे बेचोगे 30 लाख में, ठीक है। ए ने बी को बोला है मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, क्या तुम उसे 30 लाख में खरीदोगे। आइडेंटिकल ऑफर हो गए हैं, जो एक्सचेंज हो गए हैं, इन्हें ही हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। ए ने बी का मेल नहीं पढ़ा था, बी ने ए को जब मेल किया तब उसको ए के मेल के बारे में जानकारी नहीं थी, और जब ए कर रहा था तो उसको बी के मेल के बारे में जानकारी नहीं थी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया क्या मैं बी के ऑफर को या फिर ए के ऑफर को एज अ एक्सेप्टेंस ट्रीट कर सकता हूं। नहीं, क्यों, क्योंकि लॉ ऐसा कहता है कि ये एक क्रॉस ऑफर है, इसमें किसी के भी ऑफर को एज एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं किया जा सकता, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी ऑफर के लिए अपनी क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा बी को मैं अपनी कार तुम्हें सेल करना चाहता हूं 30 लाख में, क्या तुम खरीदोगे। बी ने कहा हाँ खरीदूंगा, बट उसने कुछ कंडीशंस लगा दी। उन्होंने कहा कि मुझे कार का कवर भी चाहिए, मुझे 4 एक्स्ट्रा पहिए भी चाहिए, उसकी व्हील्स भी चाहिए 4 एक्स्ट्रा, और मैं उस कार को 30 लाख में नहीं 20 लाख में खरीदूंगा। तो उसने इतने कंडीशंस लगा दिए। तो यस तो बोला था, लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, तो इसको हम एज अ एक्सेप्टेंस नहीं ट्रीट करके एज अ काउंटर ऑफर ट्रीट करते हैं। ये एग्जांपल है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये जो ऑफर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बोला कि मैं अपनी कार को 60 लाख में बेचना चाहता हूँ, मेरे पास 2 कार हैं, एक ब्लू कलर की है, एक रेड कलर की है, राइट। तो ए ने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अब ये जो ऑफर है ये तब तक ओपन रहेगा जब तक कि उनकी कार वो सेल नहीं हो जाती।
तो ये क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफर है। और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए एक टेंडर होता है सप्लाई करने के लिए, डिलीवरी के लिए, वो भी एक टाइप का एक कंटिन्यूइंग ऑफर होता है। ये एग्जांपल है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे क्या, रूल्स ऑफ ऑफर। रूल्स ऑफ ऑफर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लिंक्डइन पे मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।